न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर के अग्रवाल साहब आपका स्वागत है। सर, जो हमारी 21वीं सदी है, जो वर्तमान समय में पूरे विश्व की जो जनसंख्या है, ख़ासतौर से भारत की देश की जनसंख्या है, कोरोना के बाद स्वास्थ्य सेक्टर में बहुत सारे बदलाव की आवश्यकता थी। इसके पूर्व हमारे कोरोना के टाइम में जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने बहुत व्यापक प्रयास किए। तो सर, सवाल मेरा ये है कि एज ए फिजिशियन और एज ए डायबिटोलॉजिस्ट के रूप में एक आम नागरिक को क्या सलाह देना चाहेंगे कि स्वास्थ्य के लिए कितना जागरूक हो वो? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको आमंत्रित किया। और जहाँ तक कोविड के बाद का जो समय है, इसके अंदर नागरिकों को इस चीज़ की जागरूकता होनी चाहिए कि क्या क्या डिजीज़ें हमारी एयरबोर्न है, वाटरबोर्न है और किसी अदर सोर्स से हैं। जितनी भी कोविड रिलेटेड डिजीज़ हैं, मेनली ये एयरबोर्न डिजीज़ हैं। तो एयरबोर्न डिजीज़ का मतलब है कि जिसका वायरस संक्रमण, जिसका वायरस वातावरण के अंदर रहता है, हवा में रहता है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि जैसे आजकल फिर से मास्क का प्रचलन ख़त्म हो गया है। जब तक लोग डरे हुए थे कोविड में, तब तक तो वो लोग मास्क को बहुत अच्छे से यूज़ करते थे, और कई लोग तब भी उनको पता ही नहीं था कि किस तरह से मास्क लगाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी व्यक्ति को अगर बाहर निकलना है और एयरबोर्न डिजीज़ से और बहुत सारी और संक्रमण बीमारियों से बचना है तो मास्क का प्रयोग करें, और अच्छी क्वालिटी के मास्क लाइक N95 मास्क, इनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। मास्क को किस तरह से पहनते हैं ये भी उतना ही आवश्यक है जितना मास्क पहनना आवश्यक है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जब मास्क ढीला हो जाता है तो उसको नाक की तरफ से पकड़ के ही ठीक करते रहते हैं, जबकि आपका हाथ इन्फेक्टेड है और आप नाक के पास से ही उसको पकड़ते हैं, तो आपका एक्सपोजर डायरेक्ट आपके फिंगर्स के थ्रू पहुंच गया जहाँ पहुंचना था। तो मास्क पहनना और किस तरह से पहनना है, और हैंड हाइजीन, ये तीन बहुत इम्पोर्टेंट है। हैंड हाइजीन से, जैसे कि कोरोना के टाइम में लोग सैनिटाइज़र का यूज़ करते थे, उससे भी बहुत सारी बीमारियां कम हो जाती हैं। कोविड के एपिडेमिक के टाइम में भी आपने देखा होगा कि कोविड तो बहुत था, मगर और सारी बीमारियां मानो कि पूरे विश्व से लुप्त हो गई हों। कोविड चरम पे था, मगर कोई और बीमारी नहीं थी। उसकी रीज़न ये था कि लोग आइसोलेटेड थे, एक दूसरे को टच नहीं करते थे, सैनिटाइज़र का प्रयोग करते थे और मास्क को अच्छी तरीके से पहनते थे। जैसे ही थर्ड वेव ख़त्म हुई है, हमारे स्पेशली हमारे भारत में, लोगों का एक तरीके से देखा जाए तो बम की तरह से पब्लिक जो है फट के बाहर आ गई है। अब उन्हें ये लगता है कि अब तो कोरोना होगा नहीं, अब तो कुछ ऐसा होगा नहीं, अगर होगा बचे ना बचे। तो सब लोग बहुत ही लिबरल वे में जो हमारे सेफ्टी मेजर्स हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे कोविड के टाइम में बैंक्वेट हॉल में या किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पब्लिक अलाउड नहीं थी, सोशल डिस्टेंस मेंटेनिंग थी। अब वो ख़त्म होती आ रही है। हर जगह जितनी भीड़ कोविड से पहले थी, मैं समझता हूँ उससे कहीं ज़्यादा भीड़ आजकल दोबारा हो गई। मार्केट में, मॉल्स में, बाज़ार में, सब जगह पे है। और इवन सोशल गैदरिंग्स बहुत बढ़ गई हैं। स्टेडियम्स आप दें, क्रिकेट के, फुटबॉल के, सब जगह हाउसफुल मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं, अचानक से कुछ होता है तब लोग परेशान होते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें उन मेजर्स को फिर से अडॉप्ट करना होगा, ताकि भविष्य में अगर इस तरह की कोई बीमारी आती है तो हम उससे बचाव कर पाएँ। अभी रिसेंटली चाइना में देखा गया है कि एक छोटे छोटे सबर्ब्स में एक उसका वेरिएंट आया है, और लोगों को ये भी आशंका है कि वो भारत में भी आना शुरू हो गया है, जिसके अंदर रेडनेस ऑफ आईज में जलन, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मिलती हैं। तो ये तो वैसे भी बड़ी
कॉमन से सिम्टम्स हैं, तो इसके रिकॉग्नाइज करना बड़ा मुश्किल है कि ये कोविड है, कोविड का वेरिएंट है, या ये सिंपल फूड पॉइजनिंग है। यस यस। तो अगर हैंड वॉश रहेंगे, प्रॉपर सैनिटेशन रहेगा, मास्क पहनेंगे, तो आप इस तरह के नए नए वेरिएंट से भी बच सकते हैं, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट डेफिनेटिव तो अभी आया नहीं है। बट अगर आपका मास्क से बचाव हो जाएगा, हैंड सैनिटाइजर से बचाव हो जाएगा, तो वो पास ही नहीं आएगा। सर एक सवाल मेरा ये था, काफ़ी लोग जागरूक हुए कोरोना के बाद सर, और पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी कि सर आज के समय में हमारी जो आयु सीमा है वो पहले के अकॉर्डिंग काफ़ी नीचे आ गई है। जो डेथ होती है आयु सीमा सर, वो 55 के आसपास है सर, जो देश की जो अंक बताते हैं, जो आंकड़े बताते हैं सर। तो सवाल मेरा ये सर कि वही भारत देश, वही यहाँ के डीएनए, तो इतना लंबा गैपिंग कैसे आ गया? लोग 100 साल जीते थे सर, अब वो 50-55 में आ गया। ऐसा क्या किया जाए कि आयु सीमा ज़्यादा हो और लोग स्वस्थ हों सर? देखिए, जो एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ या आयु सीमा है वो इसलिए घटी है, इसका सबसे मुख्य कारण है तनाव, मानसिक तनाव। पहले हिंदुस्तान में लोगों को तनाव तब भी होता था, मगर तनाव का जो सोर्स था वो बहुत कॉमन नहीं था, तो बहुत अनड्यू प्रेशर में ही तनाव होता था। अब बच्चे से लेके बड़े तक सबको तनाव है। दूसरा, जो ओरिजिनल चीज़ें हैं हमारी, जैसे केमिकल युक्त भोजन भी, जैसे कि फूड, आर्टिफिशियल फूड्स और सिंथेटिक फूड, और जो यूरिया और अलग अलग फर्टिलाइजर से हाइब्रिड बीज जो आ रही है, उसकी वजह से भी एजिंग प्रोसेस हमारा एक्सीलरेट हो गया है। अगर हम मेडिकल की बात करें तो जैसे आयु सीमा की बात आपने पूछी, आयु सीमा का अगर मॉलिक्यूलर कॉज देखें तो एक वर्ड हमारी डॉक्टर में होता है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मीन्स प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जैसे आपने कहा कि पहले 100 वर्ष तक जीते थे, अब 55-60 तक जीते हैं, तो ऐसे ही जो हमारे टिश्यू में कुछ सेल्स ऐसी हैं जिनकी सपोज एक्सपेक्टेंसी ऑफ सर्वाइवल 100 डेज है, बिकॉज ऑफ सर्टेन डिजीज, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ फूड, बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ स्लीप और डिस्टर्ब स्लीप, इनकी वजह से एपोप्टोसिस ऑफ सेल हो जाती है, मीन्स प्रोग्राम सेल डेथ हो जाती है। तो जो सेल 100 दिन जिंदा रहती है वो 65 तक पहुंच जाती है, 60 तक पहुंच जाती है, और उसमें भी उसकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो उतना नहीं हो पाता। तो जो टिश्यू प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं होगा, अगर सिंथेसाइज हो भी गया तो उतने दिन तक वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उससे अल्टीमेटली टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ह्यूमन बॉडी भी सफ़र करती है और आदमी की आयु कम हो जाती है। तो क्या ऐसा सर प्रयोग हो, लोग जागरूक हों कि थोड़ी उनकी आयु सीमा बढ़े? एज ए फिजिशियन सर एडवाइस आप? एज ए फिजिशियन देखिए, सबसे पहले तो ये है कि किसी भी बीमारी के लिए या किसी भी एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ के लिए 2 तरह के कॉज होते हैं, मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल कॉज वो होते हैं जो कि हम बदल सकते हैं, और अनमॉडिफाइबल या नॉन मॉडिफाइबल वो होते हैं जो हम बदल नहीं सकते। सपोज कोई मेल है, कोई फीमेल है, तो फीमेल कैन नॉट बी मेल और मेल कैन नॉट बी फीमेल, बदल नहीं सकते। आपकी उम्र 60 वर्ष है, यू कैन नॉट चेंज टू 35 फिजिकल एज। लाइकवाइज इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जेनेटिकली आपको अपने पेरेंट्स से कुछ बीमारियां ट्रांसमिट हो गई हैं, तो यू कैन नॉट मॉडिफाई देम। तो ये तो हो गया अनमॉडिफाइबल रीज़न। मॉडिफाइबल रीज़न में हो गया लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जिसमें हो गया सिगरेट या एनी काइंड ऑफ स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, अल्कोहलिज्म और सम अदर टाइप ऑफ एडिक्शन। ये हमारे हाथ में, ये हम कर सकते हैं। ये हमारे मॉडिफाइबल है कि इसको हम बदल सकते हैं। हम मेल टू फीमेल नहीं हो सकते, बट सिगरेट अगर हम पीते हैं तो उसको छोड़ सकते हैं, शराब का सेवन कम कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। उसके अलावा जंक फूड, और एक होता है बैलेंस डाइट, टुवर्ड्स हेल्दी एंड बैलेंस डाइट की तरफ बढ़ सकते हैं। और मेन तो कारण यही है, और समय समय पर अपने जांच करवाते हैं। हाँ, मैंने देखा सर बहुत लोगों को
बीमारी जब चरम हो जाता है तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या जैसे कि विदेशों में एक नियम है कि हर 3 महीने में या 4 मंथ में एक कुछ भी नई बीमारी तो भी चेकअप करा लेंगे, वो अभी इंडिया में सर नहीं हो पाया। यस, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे सर आप? इसमें अमेरिकन्स और इंडियंस की अगर कंपेयर करें तो अमेरिकन डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन जो है जब तक बीमार नहीं होती तब तक डॉक्टर वो नहीं खा कुछ नहीं खाती, और और जब बीमार होती है तो वो इतनी दवाई खाते हैं। और अमेरिका में क्या है, हम इतनी चीज़ें खाते हैं ताकि बीमार ना हो, और बीमार होते तो हम इतनी दवाइयाँ खाते हैं। तो फ़र्क ये है कि वो लोग बीमारी से पहले ज़्यादा एहतियात कॉन्शियस रहते हैं, इसलिए कम दवाई खाते हैं। हम लोग ज़्यादा दवाई इसलिए खाते हैं कि हम कॉन्शियस कम रहते हैं। हर तरह की एल्कोहलिज्म, स्मोकिंग वहाँ पर भी ज़्यादा है, बट वहाँ पे जो ओवरऑल हेल्थ कॉन्शियस पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ सर आपकी तरफ से एक ऐसी बात जाए कि मैं बीमार नहीं हूँ तो भी हम डॉक्टर के पास, जैसे हम खाना खाने जाते हैं या घूमने जाते हैं, उसी तरह हमें रूटीन में डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। ये मैं चाहता हूँ कि सर आपकी तरफ से अपील हो। बिल्कुल, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि नॉर्मली एज ए फिजिशियन जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो क्लिनिक पे सपोज कोई अपने फादर को दिखाने आया या अपनी वाइफ को दिखाने आया, कि साहब इनकी तबीयत ख़राब है, इनको आप देख लीजिए। तो नॉर्मली लोग भारी बीपी चेक कराते हैं या सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट से चेक करते हैं, उसको वो प्राथमिकता नहीं देते। मैं हमेशा खुद बीपी चेक करता हूँ और मैं देखता हूँ कि हफ्ते में कम से कम 5 या 10 ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको अपने हाई ब्लड प्रेशर के बारे में कोई भी संभावना नज़र नहीं आती या उनको उसके लक्षण नहीं होते, मगर दे टर्न आउट टू बी ए वेरी हाइपरटेंसिव पेशेंट। फिर हम उनको बताते हैं कि आप टेस्ट करवाइए, तो उनको भी ये लगता है कि पता नहीं क्यों टेस्ट बता दिए, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो लोग फिर हमारा काम यहाँ शुरू होता है, जब लोग ये ना समझें कि उनको कोई प्रॉब्लम है, तब हम उनको समझाएं, प्रेरित करें कि आप अपना चेकअप कराइए जिससे प्रॉब्लम ना हो, ताकि प्रॉब्लम ना हो। राइट। तो इसमें अगर 100 में से अगर 15 लोगों को भी आपने टर्न आउट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ा काम। और टाइम टू टाइम इफेक्टिव कैंप होने चाहिए। इफेक्टिव कैंप का मतलब है उसके अंदर कोई हिडन एजेंडा नहीं होना चाहिए। अगर आप बीपी को लेकर परेशान हैं, शुगर को लेकर परेशान हैं, तो उसके लिए बहुत गंभीरता से कैंप होने चाहिए और उन लोगों को आइडेंटिफाई करके टाइम टू टाइम उनको हेल्थ एजुकेट करना होगा। सर मन तो कह रहा है कि आपसे बहुत लंबी बात करूं देर, लेकिन आपको कहीं जाना भी है। एक सवाल सर, जो कि बहुत तेज़ी से भारत देश में वो बीमारी बढ़ रही है, जिसको बोलते हैं डायबिटीज़। और मैं चाहूँगा डायबिटीज़ जैसे कि 2-3 भ्रांतियाँ हैं कि मुझे हो गया तो समाप्त नहीं होगा, ठीक है सर। तो बहुत अलग अलग धारणा लेकर लोग चलते हैं। आप बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, और जो सबसे बड़ी आपकी मैं तारीफ एज ए मीडिया पर्सन कर रहा हूँ कि राजनगर एक्सटेंशन का कहना है कि डॉक्टर साहब के पास जब हम जाते हैं तो ये हमें विश्वास होता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि आप बहुत इत्मीनान से देखते हैं। एक मरीज को कम से कम 45 मिनट तक का समय देते हैं आप, आधी घंटा से 45 मिनट। तो सर डायबिटीज़ के लिए कुछ बोलिए सर। डायबिटीज़ में सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि ये किस तरह की डायबिटीज़ है। सबसे पहले तो ये है कि हम डायबिटिक हैं या नहीं है। एक कंडीशन होती है प्री डायबिटीज़। यस। कई बार तो ये देखा गया है कि डायबिटीज़ में भी लक्षण जब डायबिटीज बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तब महसूस होते हैं। तो हमको ये देखना ज़रूरी है कि हमारी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, हमारे फादर मदर को या ग्रैंडफादर मदर को डायबिटीज़ है, तो हमारा रिस्क 40 to 45% ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हमारे घर में ऐसी फैमिली हिस्ट्री है तो हमें टाइम टू टाइम अपना शुगर का चेकअप कराना चाहिए। और अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है तब भी आपको टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराना चाहिए। उसमें एक टेस्ट होता है शुगर का HbA1c। ओके। HbA1c 3 महीने का शुगर का एवरेज बताता है। अच्छा। कई बार होता है आपने सडनली रैंडमली दो पराठे खा लिए, उस दिन आपने चेक करा के देखा आपकी बढ़ी हुई है, तो आप डर गए, आपको लगा शुगर हैवी या नहीं। अगले दिन 2 दिन बाद गए तो आपका शुगर नॉर्मल आया, तो एक डायलेमा हो गया कि है नहीं है। तो इस तरह के केसेस में जिसमें हमें डाउट है कि हमें डायबिटीज़ है या नहीं,
अगर डायबिटीज़ है तो उसका लेवल ऑफ कंट्रोल क्या है, HbA1c टेस्ट होता है कि 3 महीने का शुगर का चेकअप, शुगर का एवरेज बताता है। तो उसकी कैटेगरी के हिसाब से हमें ये पता चल जाता है कि हम नॉन डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक हैं और या डायबिटिक हैं। Yes. डायबिटिक हैं तो किस स्तर का हमारा ग्रेड है इसका, कि कितनी बिगड़ी हुई है। तो ये ब्लड शुगर एग्जामिनेशन प्लस HbA1c, ये 2 हेल्पिंग टूल हैं जो कि एक पॉपुलेशन को, नॉन डायबिटिक पॉपुलेशन को प्री डायबिटिक और डायबिटीज से डिफ्रेंशिएट करता है। और सर देखा ही जाता है कि अगर किसी को डायबिटीज होता है तो लोग कहते हैं भाई किडनी और बहुत सारे ऑर्गन्स पे वो इफेक्ट करता है जी। तो कितनी सर इसमें सच्चाई है? देखिए, राइट फ्रॉम द डे 1 जिस दिन से आपको डायबिटीज़ है, भले ही आपने उसको अर्ली डिटेक्ट करा या लेट डिटेक्ट किया, फ्रॉम द डे 1 जब से आपको अंदर से डायबिटीज़ डेवलप होनी शुरू हुई, उस दिन से ही डैमेज ऑफ आई, डैमेज ऑफ हार्ट, डैमेज ऑफ किडनी, डैमेज ऑफ मसल्स, डैमेज ऑफ नर्व्स शुरू हो जाते हैं। अब उसके अंदर ये ज़रूरी है कि जब भी हमें डायबिटीज डिटेक्ट हो तो हम और अन्य टेस्ट भी कराएं, क्योंकि जो डायबिटीज़ का जो मेन रीज़न है वो है इंसुलिन की कमी। और जब डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है फर्स्ट टाइम, तब तक हमारी 50% इंसुलिन ख़त्म हो चुकी होती है। जिसमें मालूम पड़ेगा 50% खत्म 50 to 80%। तो जो बाकी जो चलता है वो सब 20% पे ज़िंदगी चलती है। अब लोग कहते हैं कि सब इंसुलिन लगवाएंगे, ये तो लास्ट रिसोर्ट है। ऐसा नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ती है तभी इंसुलिन देते हैं। पहले एक ट्रेंड ये था कि अगर किसी कोई डायबिटिक पेशेंट डॉक्टर के पास आया है या किसी के पास गया तो कहता शुगर कंट्रोल कर लो वरना इंसुलिन लग जाएगी। ऐसा लगता था जैसे एक मास्टर जी कह रहे हो कि अगर बेटा होमवर्क नहीं किया ना तो तुम्हारे संटियाँ पड़ेंगी, हाथ संटियाँ पड़ेंगी। तो इंसुलिन इज नॉट ए पनिशमेंट, ओके, इट इज़ ए गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ द ट्रीटमेंट। गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ द ट्रीटमेंट। अगर आपके अंदर जो बची हुई 20 से 50% जो लाइफ इंसुलिन बची है बॉडी के अंदर, अगर वो भी ख़त्म हो गई तो आपको इंसुलिन लेनी ही पड़ेगी। और कई बार क्या होता है कि हम 2 या 3 ड्रग्स लेते हैं, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं आती। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है या तो बॉडी के अंदर इंसुलिन है वो काम नहीं कर रही है, या बॉडी के अंदर इंसुलिन ख़त्म हो गई है। तो उन दोनों केसेस के अंदर हमको बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है। उसके और भी इंसुलिन एनालॉग्स और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, मगर गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट इज इंसुलिन। उससे पहले बहुत सारे ड्रग्स हैं, बट बेस्ट वे टू प्रिवेंट और टू रिटार्ड द प्रोसेस इज लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, स्मोकिंग कम, अल्कोहल कम, डाइट कंट्रोल, स्ट्रेस को भी कम से कम करिए, और इसके अलावा समय पे खाना खाइए। फिजिकल एक्टिविटीज़ आपकी अच्छी होनी चाहिए। जितनी फिजिकल एक्टिविटीज ज़्यादा होंगी उतनी ही अंदर बॉडी की इंसुलिन ज़्यादा एक्टिवेट होगी। सर अंतिम सवाल, राजनगर एक्सटेंशन का जो परिवेश है सर, यहाँ पे ग्रीनरी कम है, हाई राइज सोसाइटियाँ हैं सर, सन सब में नहीं पहुँचता, मतलब अगर एक फ्लोर में पहुँच रहा है तो पीछे वाले फ्लोर में नहीं पहुँच रहा है। तो यहाँ के निवासियों के लिए हेल्दी रहने के लिए कुछ बोलेंगे 1-2 चीज़, कैसे क्या करें? रहना उनको यहीं पे सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जैसे मॉर्निंग वॉक जाते हैं या पार्क में बैठे हैं या धूप जहाँ पर आती है, क्योंकि इन सोसाइटी में भले ही फ्लैट्स में धूप नहीं आती, बट इनके जो क्लब्स हैं और जो आदमी पार्क हैं और रेस्टिंग टाइप ऑफ ग्राउंड बनाए हुए हैं इन्होंने, वहाँ पर बैठे हैं, मिले जुले हैं, जरूर जाए तो जाके अच्छा रहेगा। उससे क्या है, एक्सपोजर ऑफ सन भी मिलेगा, फ्रेश एयर भी मिलेगी, और साथ ही साथ आपको विटामिन डी भी अच्छे से मिलेगा। राइट सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले समय पे हम आपसे ज़्यादा समय लेंगे और किसी बड़ी गंभीर बीमारी पे हम आपसे चर्चा करेंगे जो यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए बड़े महत्वपूर्ण होगी, जानकारी होगी। थैंक यू सर। नमस्कार सर। सर मैंने